हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस। अभी हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। सो फर्स्ट हम लिखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। मान लो मेरे पास कोई एक एटम है, मेरे पास एक एटम है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। आउटर मोस्ट शेल मींस वैलेंस शेल के अंदर इसके एक इलेक्ट्रॉन है। अभी अगर आयोनाइजेशन मींस कोई भी एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को इस वैलेंस शेल में से रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। वो एनर्जी कोई भी एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है वैलेंस शेल के अंदर से इन आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड मींस हमें एटम को एकदम सेपरेट कर देना है, मींस हमें सिंगल एटम ही चाहिए। मान लो अगर सोडियम है तो कल्ला सोडियम ही चाहिए। उस सोडियम एटम के अंदर से वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसे हम आई डॉट ई से रिप्रेजेंट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपली शॉर्ट फॉर्म में आई डॉट ई लिखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि मान लो अब मैंने ये इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के दौरान जो मुझे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, जैसे क्या हो सकता है, एटम का साइज हो सकता है, एटम का साइज बड़ा या छोटा भी हो सकता है। सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज कितना है एटम के अंदर, शील्डिंग इफेक्ट, पेनेट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। ये तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर अभी हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। तो फैक्टर अफेक्टिंग में फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ एटम। जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है वो साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। मींस ये डिपेंड करती है द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। It depends upon the distance between the nucleus and the outermost electron of atom। मीन्स इन दोनों को ये डिपेंड करती है। तो मीन्स अगर डिस्टेंस का मीन्स साइज, अगर मान लो एटम का साइज स्मॉल है, अगर एटम का साइज स्मॉल है, अगर एटम का साइज स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस भी स्मॉल है। मीन्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर साइज स्मॉल है तो इन दोनों बीच में डिस्टेंस स्मॉल है, अगर डिस्टेंस स्मॉल है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसके कारण इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है। मींस हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मींस अगर एटम का साइज स्मॉल है तो हमारे पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी।
मीन्स हमें हाई एनर्जी एनर्जी चाहिए अगर हमें एक स्मॉल एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अब अगर बात करता हूं, अगर एटम का साइज लार्ज है, अगर एटम का साइज लार्ज है मींस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो जो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्ट होगा, जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो इफेक्ट होगा वो बहुत कम है, मींस अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा कम होगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर एटम का साइज लार्ज है तो हमें लेस आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये था वेरिएशन। अब देखो स्टूडेंट, अब बात करते हैं अलोंग द पीरियड। अगर हम अलोंग द पीरियड बात करें, अलोंग द पीरियड पीरियोडिक टेबल में अब अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि अलोंग द पीरियड एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज हमारे पास डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज होगी ना फिर, क्योंकि हमने देखा है जितना ज्यादा स्मॉल साइज उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मींस चार्ज ऑन न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट थोड़ा कम है। अब मैं 2 इलेक्ट्रॉन करूं, 3 इलेक्ट्रॉन करूं, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग इंक्रीजिंग करूंगा वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा, मींस न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में। अब अगर मोर न्यूक्लियर चार्ज है हमारे पास, दैट इंप्लाइज हमारे पास मोर अट्रैक्टिव फोर्स होगी, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। नहीं, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ही ज्यादा क्या होगी हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी इज लार्ज। तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर हमारे पास न्यूक्लियस पर चार्ज बहुत ज्यादा है तो हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे मान लो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में आपको बताना कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8। ये मेरे पास क्या है, आउटर मोस्ट बैलेंस शेल है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, इनर, ये क्या है, आउटर। ये मेरे पास क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेरे पास क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि जब ये जो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स ने इस आउटर मोस्ट शेल को स्क्रीन किया हुआ है, मींस शील्ड किया हुआ है, किसके इफेक्ट से, न्यूक्लियस के। अब न्यूक्लियस क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस जिसपे हमारे पास जेड न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब अट्रैक्ट करते टाइम होता क्या है कि जो ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। मान लो इस पे जेड फोर्स लग रही है, इस पे भी जेड लग रही है, इस पे से जेड फोर्स नहीं लग रही है, मान लो कोई जेड इफेक्टिव फोर्स लग रही है इस पे, क्या, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कैसे हुआ कि जो 8 इलेक्ट्रॉन है इन्होंने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, शील्ड कर दिया है न्यूक्लियस के इफेक्ट से, कि जो ये इलेक्ट्रॉन इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, ये इसको क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, इसे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मींस इसको, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इफेक्ट से थोड़ा डिक्रीज कर देंगे। मींस न्यूक्लियस को जितना इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है उससे कम इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। मींस मेरे पास न्यूक्लियर का इफेक्ट
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट या आउटर इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इनर। तो न्यूक्लियर पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है इनर से वो कम लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दैट इंप्लाइज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अगर आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस होंगी तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, वो इन्वेक्टिव फोर्सेस डिक्रीज होंगी। तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है इस ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि अगर न्यूक्लियर उसका इफेक्ट कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो गया, इजी हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है तो मीन्स हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी लेस होगी। और हम जो ये हमने डिस्कस किया है स्क्रीनिंग प्रैक्टिस के अंदर हमने लिखा था जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस एस। जेड मीन्स एक्चुअल चार्ज ऑन न्यूक्लियस और एस क्या है हमारे पास, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जैसे हम शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इतना फोर्स वो कम कर देंगे तो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ओनली जेड इफेक्टिव ही चार्ज लग पाएगा, जो कि लेस है जेड से। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनेट्रेशन इफेक्ट। फोर्थ है हमारे पास पेनेट्रेशन इफेक्ट। तो पेनेट्रेशन इफेक्ट में स्टूडेंट आपको पता है हमारे पास चार तरह के सबशेल हैं। सबशेल होते हैं जैसे एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। जो एस सबशेल होता है वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज होता है। मीन्स जो एस में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी पेनेट्रेशन पावर ज्यादा है। अगर इनकी पेनेट्रेशन पावर ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस के क्लोज होंगे। उसके बाद पी आएगा, फिर डी, फिर एफ। में जितना ज्यादा कोई भी सबशेल न्यूक्लियस के क्लोज है उतना ज्यादा उसमें अट्रैक्टिव फोर्स मीन्स न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, तो उतना ही डिफिकल्ट उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वो एस में लगेगी, फिर पी में, फिर डी में। मीन्स सबसे डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन एस में से निकालना होगा, फिर पी में से इजी निकलेगा, डी में से उससे भी इजी, एफ में से बहुत ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मीन्स हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्टूडेंट जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम पर भी डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी एटम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तीन टाइप की हो सकती है। एक हमारे पास होती है इनकम्प्लीटली फिल्ड, एक हमारे पास है कंप्लीटली फिल्ड, थर्ड है हाफ फिल्ड। हमारे पास कोई भी एटम की तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, इनकम्प्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। मीन्स कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिपेंड करती है। जैसे आपने देखा होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4। अभी आप देख रहे हैं जो इसमें p है, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, इस p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स ये क्या है, इनकम्प्लीट फील्ड है, ये क्या है, हाफ फील्ड है। तो जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड है और जो ऑक्सीजन की है वो इनकम्प्लीटली फील्ड है। मीन्स अब अगर हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड,
दे आर मोर स्टेबल। क्या होती है? मोर स्टेबल। ये हमारे पास क्या होती है? लेस स्टेबल। अगर जो कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है तो वो ये कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करना चाहेगा, मींस ये कॉन्फ़िगरेशन वो रखना चाहेगा, मींस इसको रिमूव नहीं करना चाहता। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है तो इसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। मींस अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन, देखो अभी अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। अगर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो क्या हो जाएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इसके पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा इजीली, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और नाइट्रोजन की क्या होगी? ज्यादा होगी। अब जैसे हम बात करता हूं, जैसे अब नियोन है, नियोन 1s2 2s2 2p6, इसके अंदर क्या है? पी के सारे ऑर्बिटल ही फिल है। अगर सारे ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, मींस फुल स्टेबल है, तो फुल स्टेबल है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव करना नहीं चाहेगी गैस। अगर नहीं चाहेगी तो उसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इसलिए एनर्जी जो नोबल गैसेस है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट ये था कंसेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी ना वो मतलब दो तीन टाइप की हो सकती हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट मींस अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अगर कोई एटम में से वन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, IT1। अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो I.E2। अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो I.E3। मींस पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर हम कलेक्टिवली लिखें तो इन तीनों का सम क्या होगा? वो होगा हमारे पास टोटल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। ये था कंसेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी। तो स्टूडेंट जो चैनल पर नए ज्वाइन हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।